2 गांव की बहू की जॉब वर्सेस 3 शहरी बहू की जॉब। यह है मेहरा निवास, अभिजीत मेहरा का घर। बड़े खुशनसीब है मेहरा साहब। 5 बेटे हैं इनके, और इनके 5 बेटे अपने पिता के बिजनेस से उनकी मदद करते हैं। लेकिन फिर भी इनकी पत्नी रेवती खुश नहीं है। क्यों? आइए घर के अंदर चलते हैं और रेवती से ही जान लेते हैं। सुबह का समय है और सभी नाश्ते के इंतजार में डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। नाश्ते में देर होते देख अभिजीत आवाज देकर कहता है, अरे रेवती, अरे अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना क्या? जरा जल्दी कर लो, मुझे ऑफिस जाना है। तभी रेवती डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखते हुए कहती है, आप तो हमेशा जल्दी में रहते हैं। अब मैं पहली जैसी जवान तो रही नहीं। नाश्ता बनाने में समय लगता है और 6 आदमियों का नाश्ता बनाना इतना आसान भी नहीं है। तभी रेवती का बड़ा बेटा विशाल अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, माँ, ये डायलॉग तो तुम रोज मारती हो, कभी कभी कुछ नया भी बोल दिया करो। नालायक, तुझे मेरी बातें डायलॉग लगती हैं? एक तो तुम लोग किसी भी काम वाली के हाथ का खाना नहीं खाते, ऊपर से तुम सभी को एक ही समय पर नाश्ता चाहिए। कितना काम करूं मैं अकेली? तभी रेवती का दूसरा बेटा आकाश अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, माँ, आप बिल्कुल सही कहती हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप विशाल भैया की शादी कर दो। घर में बहू आ जाएगी तो आपको भी आराम मिलेगा। सिर्फ विशाल की ही क्यों, तुम 5 ही तो अब बराबरी के हो गए हो। मैं तो सोच रही हूँ कि 5 बहुएं एक ही साथ लेकर आऊं। तभी नीलेश अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, नहीं नहीं माँ, मुझे तो अभी शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना है। अभी तो मुझे बिजनेस में और ग्रोथ करना है। मैं किसी एक की नहीं सुनने वाली हूँ, सबके लिए लड़कियां साथ में देखूंगी। तभी विराट धीरे से नीलेश से कहता है, अरे नीलेश भैया, आप भी ना, क्या जरूरत है आपको शादी की बातें करने की? अब देखना, माँ ने ठा लिया ना तो हम सबकी शादी एक साथ करवा कर ही छोड़ेंगी। तभी सबसे छोटा बेटा दिनेश कहता है, वैसे माँ, सबसे पहले तो आप मेरी ही शादी करवा दो। कब से तो कह रहा हूँ आपसे, मैं तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अरे काम में तो तेरा मन लगता नहीं है दिनेश, और शादी में बड़ा मन लगा हुआ है। वैसे अगर तुम में से किसी को कोई लड़की पसंद हो तो अपनी माँ को बता दो, वरना वो अपने हिसाब से लड़कियां ढूंढ लेंगी। फिर मत कहना कि हमने तुमसे पूछा नहीं। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, तुम अपने हिसाब से लड़कियां ढूंढ लेना। रेवती अपने बेटों की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सभी को नाश्ता परोसती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम से निकल जाते हैं। शाम को जब सभी लोग घर आ जाते हैं तब रेवती पंडित जी को फोन करती है और उन्हें बुलाती है। पंडित जी घर आते हैं तब रेवती उनसे कहती है, पंडित जी, मुझे अपने 5 बेटों की शादी एक साथ करनी है, इसीलिए मुझे 5 बहुएं चाहिए। आप तो 5 अच्छी लड़कियां बता दो। हाँ हाँ रेवती बहन, मेरे पास तो बहुत सारी लड़कियों की फोटो है। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको शहरी लड़कियां चाहिए या गांव की भी चलेंगी। पंडित जी, मेरे तो 5 बेटे हैं, मुझे तो आप दोनों तरह की लड़कियां बताइए। शहरी लड़कियां जॉब करती हैं तो वो जॉब करके घर खर्चे में मेरे बेटों की मदद करेंगी, तो वहीं गांव की लड़कियां अगर बहू बनकर घर आएंगी वो घर संभालेंगी। हाँ हाँ बहन जी, मैं समझ गया। ये देखिए, ये एक ही घर की 3 बहनें हैं और तीनों ही जॉब करती हैं। बड़ी बेटी अंकिता बैंक में नौकरी करती है, मझली सोनाली एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और छोटी बेटी सेजल पोस्ट ऑफिस में जॉब करती है। रेवती तीनों बहनों की फोटो लेकर सभी को दिखाती है। सभी को वो तीनों बहनें पसंद आती हैं। तब रेवती पंडित जी से कहती है, हाँ हाँ पंडित जी, ये तीनों लड़कियां तो बहुत सुंदर है। तीनों को मेरे तीनों बड़े बेटों के लिए फाइनल कर दो और 2 लड़की मुझे और बताओ। हाँ हाँ बहन जी, ये दोनों लड़कियां देखो, शिवानी और सुमन। बहुत संस्कारी और सुशील हैं ये दोनों गांव की हैं। सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और घर को संभालने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। रेवती उन दोनों की फोटो अपने छोटे बेटों को दिखाती है। दोनों छोटे बेटों को वो दोनों लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। तब रेवती पंडित जी से कहती है, पंडित जी, ये लड़कियां भी हमें पसंद है। आप तो इन 5 लड़कियों से मेरे 5 बेटों का रिश्ता जल्द से जल्द तय करवा दो। अब जल्दी से ही पंडित जी उन 5 लड़कियों से उन 5 लड़कों का रिश्ता तय करवा देते हैं। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही 5 बहुएं एक साथ दुल्हन बनकर घर आ जाती हैं। रेवती उन सब की आरती उतारते हुए कहती हैं, बेटा, अगर तुम लोगों की कोई नंद होती तो तुम सभी के गृह प्रवेश की तैयारी करती। अब मुझसे जो तैयारी बन पड़ी मैंने कर दी। कोई बात नहीं माँ जी, आपने जितना किया हमारे लिए तो वही बहुत है। आओ, तुम 5 कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अपनी सास की बात सुनकर 5 बहुएं एक साथ कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। तब रेवती उन्हें सामने सोफे पर बिठाती हैं और खुद भी बैठकर बातें करने लगती हैं। रेवती उन सबसे कहती है, मैं तो थक गई 5 शादियां संभाल कर। हाँ रेवती,
लेकिन तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी और आगे की जिम्मेदारियां तुम्हारी बहू संभाल लेंगी। हाँ जी, ये बात भी सही है। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए अब जो भी रस्म होगी वो सुबह ही होगी। मैं अभी आराम करती हूँ और तुम पांचों अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अब सभी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने कमरों में जाती हैं और आराम करती हैं। अगले दिन सुबह रेवती हॉल में बैठकर अभिजीत से कहती है, सुनिए जी, जब मेरी पांचों बहुएं आ गई हैं, अब मुझे रसोई में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी 5 बहुएं मिलकर ही रसोई संभाल लेंगी। हाँ वो तो ठीक है रेवती, लेकिन सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक तुम्हारी कोई भी बहू कमरे से बाहर नहीं आई। अजी ठंड का मौसम है, इसीलिए लेट हो गई होंगी। रेवती ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसकी दोनों छोटी बहू शिवानी और सुमन सिंपल सी साड़ी पहने और सिर ढके हुए रेवती के पास आती हैं और अपने सास ससुर के पांव छूती हैं, फिर कहती हैं, माँ जी, हमें उठने में ज्यादा देर तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम समय पर ही उठ गई हो। माँ जी, हम दोनों रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लेते हैं। ठीक है बहू, पहले तो तुम चाय बनाकर चाय ब्रेड हमें दे देना, उसके बाद मीठे में खीर बना लेना। सभी को खीर बहुत पसंद है और खाना तुम अपने हिसाब से बना लेना। दोनों छोटी बहुएं रसोई में चली जाती हैं। तब रेवती अभिजीत से कहती है, देख रहे हैं जी, मेरी दोनों गांव की बहुएं तो उठ कर आ गई, लेकिन शहर की बहू का अभी तक कोई पता नहीं है। ससुराल में भला इतनी देर से कौन उठता है? अरे रेवती, वो शहर की है और शहर वालों की तो आदत ही होती है देर से उठने की। अब तुम बात का बतंगड़ मत बनाना, वरना तू खा चुकी अपनी बहू के हाथ की रोटियां। अजी, आपको मैं झगड़ा करने वाली दिखाई देती हूँ क्या? आपसे तो अपनी बहू के बारे में बात करना ही बेकार है। ऐसे ही 2 घंटे और बीत जाते हैं। अब रेवती की तीनों बहुएं भी तैयार होकर स्टाइलिश साड़ी पहनकर वहां आती हैं। तब रेवती उन्हें देखकर कहती है, आ गई बेटा तुम तीनों? हाँ माँ जी, सॉरी, हमें उठने में थोड़ी देर हो गई। हाँ देर तो हो गई, लेकिन अब कोई बात नहीं, कल से समय पर उठना। माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है, बताइए हम सबको रसोई में क्या बनाना है तो हम तीनों जाकर बना लेते हैं। नहीं नहीं, तुम तीनों की छोटी देवरानियां रसोई में खाना बना रही हैं, उन्हें बना लेने दो। शाम का खाना तुम लोग बना लेना। ठीक है माँ जी, तो मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर और सो जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो बहू, पहले ही 10 बज चुके हैं, अब और सोगी तो कब उठोगी? इससे तो अच्छा कि तुम तीनों बाहर गार्डन में जाकर थोड़ी देर बैठो, तुम्हें धूप में बैठकर अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं और सेजल भी अंकिता दीदी के साथ बाहर गार्डन में बैठते हैं। अंकिता, सोनाली और सेजल तीनों गार्डन में जाकर बैठती हैं और धूप सेकती हैं। तभी सेजल कहती है, अंकिता दीदी, हम तीनों ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ 1 हफ्ते में हम बोर हो जाएंगे? सेजल दीदी, मैंने तो सुना है कि ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है, तो शायद हमें बोर होने का मौका ही ना मिले। अरे तुम दोनों इतनी चिंता क्यों करती हो? 1 हफ्ते की ही बात है, उसके बाद हम अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे और हमारी गांव की दोनों देवरानियां काम करेंगी। ऐसी बातें करके तीनों बहनें हंसने लगती हैं। तो दूसरी तरफ शिवानी और सुमन दोनों मिलकर सारा खाना तैयार कर लेती हैं, खाना टेबल पर लगा देती हैं। तभी शिवानी अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, हमने खाना तैयार कर दिया है, आप सभी लोगों को बुला लीजिए। अब रेवती आवाज देकर सभी को बुला लेती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर विशाल कहता है, माँ, खाना तो आज सचमुच बहुत अच्छा बना है। हाँ भैया, और खास तौर से ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, जरा मुझे ये बताओ कि इसमें से मेरी पत्नी ने क्या बनाया है? तुम तीनों की पत्नियों ने अभी कुछ नहीं बनाया है। अभी का खाना मेरी दोनों छोटी बहू ने बनाया है और रात का खाना मेरी तीनों बड़ी बहुएं बनाएंगी। माँ, आपकी तो लॉटरी लग गई है। घर संभालने के लिए 1 बहू काफी होती है और आप तो 5 एक साथ लाई हो। माँ, मुझे जरा 1 रोटी और देना। इस तरह से सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खाने के बाद घर के सभी मर्द ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अंकिता और सेजल तीनों अंकिता के कमरे में चली जाती हैं। तो इधर शिवानी और सुमन सबसे पहले डाइनिंग टेबल साफ करती है, उसके बाद सारे बर्तन रसोई में ले जाकर धोने लगती है। रेवती किसी काम से रसोई में आती है और उन दोनों को बर्तन धोते हुए देखकर अपने मन में सोचती है, कब से ये दोनों ही काम में लगी हुई हैं और बड़ी तीनों बहुओं ने तो इनकी कोई मदद नहीं की। कोई बात नहीं, शाम का खाना उन्हीं तीनों को बनाना है। यही सोचकर वो हॉल में आ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं काम खत्म करके रेवती के पास आती हैं और कहती हैं, माँ जी, हमने सारा काम खत्म कर लिया, अब हमें आपके पास बैठकर बातें करनी है। हाँ माँ जी, हमने सुना है कि साथ में बैठकर बातें करने से एक दूसरे से रिश्ते मजबूत होते हैं। अरे रेवती, तेरी दोनों बहुएं तो बड़ी ही समझदार निकली। ये सुनकर रेवती बहुत खुश हो जाती है। फिर वो काफी देर बैठकर अपनी दोनों बहू से बातें करती हैं। उसके बाद वो उन्हें आराम करने के लिए कह देती हैं। फिर वो दोनों ही अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं और शाम होती है और रेवती अपनी बड़ी बहू अंकिता के कमरे में जाकर कहती है,
अंकिता बहू, आज सुबह दोनों छोटी बहुओं ने खाना बनाया था, अब शाम हो गई है तो तुम तीनों बहुएं खाना बना लो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं अभी अपनी दोनों बहनों को लेकर रसोई में जाती हूँ और खाना बनाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अब अंकिता अपनी दोनों बहनों को लेकर रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। तभी शिवानी और सुमन भी वहां आ जाती हैं। शिवानी कहती है, अंकिता दीदी, हम भी आपकी मदद कर लेते हैं, दीजिए मैं सब्जी काट देती हूँ। और अंकिता दीदी, मैं आटा गूंथ देती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों भी हमारी हेल्प कर दोगी। अब शिवानी फ्रिज से पालक निकालकर पालक काटने लगती है और सुमन आटा गूंथने लगती है। थोड़ी देर बाद तीनों बहुओं ने खाना बना लिया और टेबल पर लगा दिया। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी अभिजीत खाना खाकर कहता है, अरे अंकिता बहू, ये दाल में नमक ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा होगी पिताजी, मैंने तो कम ही डाली थी, हो सकता है कि मैंने गलती से ज्यादा डाल दी हो। कोई बात नहीं बहू, वैसे बाकी चीजें अच्छी बनी है, तुम आगे से नमक का ध्यान रखना। ये सुनकर अंकिता मुस्कुरा देती है। खाना खाने के बाद अंकिता, सोनाली और सेजल अपने अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन शिवानी और सुमन सारे बर्तन इकट्ठा करके बर्तन धोती हैं। उसके बाद रसोई साफ करती हैं। तभी रेवती वहां आ जाती है और कहती है, अरे बहू, ठंड में तुम्हें रात को बर्तन साफ करने की क्या जरूरत है, कल कर लेना। माँ जी, हमारी माँ कहा करती थी कि रात को जूठे बर्तन रसोई में नहीं रखना चाहिए। वैसे माँ जी, इतनी भी ठंड नहीं है और हम लोगों को तो रात को बर्तन धोने की आदत है। ऐसा कहकर शिवानी और सुमन बर्तन धोने में लग जाती हैं। रेवती ये सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन शिवानी और सुमन दोनों जल्दी ही उठ जाती हैं। सबसे पहले वो नहा धोकर पूजा करती हैं। उसके बाद वो रसोई में जाती हैं और नाश्ता बनाती हैं। तभी एक के बाद एक पांचों बेटे उठकर डाइनिंग टेबल पर तैयार होकर आते हैं और रेवती कहती है, शिवानी बहू, जरा इन सभी को नाश्ता तो लगा देना, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अब शिवानी और सुमन साथ मिलकर सभी का नाश्ता लगा देती हैं। सभी अपना अपना नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता सोकर उठती है तो अपने आप से कहती है, मुझे तो कितनी नींद आ रही है। मैं मायके में थी तो माँ मुझे ग्रीन टी दे दिया करती थी, लेकिन यहाँ तो अब मुझे बिना ग्रीन टी के ही उठना पड़ेगा। ऐसा कहकर अंकिता अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती है। तब उसे बाहर दोनों दूसरी बहनें भी मिल जाती हैं। तीनों रसोई में जाकर शिवानी से कहती हैं, शिवानी, हमें भी चाय दे दो। दीदी, आप लोगों ने नहाया नहीं और सीधा रसोई में आ गई। मेरी माँ कहती है कि बिना नहाए रसोई में आना और कुछ भी खाना पीना अपशकुन होता है। कुछ भी कहती हो तुम और तुम्हारी माँ। हरे इस ठंड में इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या है? और चाय या खाना तो तभी खाना चाहिए जब हमें भूख या जरूरत होती है, उसका नहाने से भला क्या संबंध है? प्लीज तुम अब अपना ज्ञान देना बंद करो और मुझे चाय दे दो। शिवानी को अंकिता की बात बुरी तो लगती है, लेकिन वो टाल देती है और फिर अंकिता और उसकी दोनों बहनों को चाय और ब्रेड दे देती है। नाश्ता करने के बाद वो तीनों अपने अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगती हैं। इसी तरह वो लोग अपने घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाती और दोनों छोटी बहू घर का सारा काम समय पर कर लेती हैं। ऐसे एक हफ्ता हो जाता है। एक दिन सुबह अंकिता चौंक कर उठ जाती है और घड़ी देखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, आज से तो मुझे और मेरी दोनों बहनों को ऑफिस ज्वाइन करना है और हम ऑलरेडी इतनी लेट हो चुके हैं। अब अंकिता बारी बारी से अपनी दोनों बहनों का दरवाजा ठोकती है और फिर वो दोनों भी उठ जाती हैं। तीनों जल्दी जल्दी अपने अपने बाथरूम में घुसकर नहाती हैं। बाथरूम से बाहर आकर अंकिता घड़ी देखते हुए कहती है, हे भगवान, मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ कि मेरे पास साड़ी पहनने का भी समय नहीं। एक काम करती हूँ, जीन्स पहन लेती हूँ। अंकिता जल्दी से जीन्स पहनकर तैयार हो जाती है और बाहर आती है। तभी अंकिता की दोनों बहनें भी बाहर आ जाती हैं। तब अंकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज से हम तीनों को ऑफिस ज्वाइन करना है। हम पहले ही लेट हो चुके हैं, इसीलिए हम नाश्ता बाहर ही कर लेंगे। हाँ हाँ बहू, तुम ऑफिस जाओ और तुम्हारे पति तुम्हें ऑफिस तक छोड़ भी देंगे। नाश्ता बन चुका है, कम से कम थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो। नहीं नहीं माँ जी, आज शादी के बाद हमारा ऑफिस का पहला दिन है और हम पहले ही लेट हो चुके हैं। तभी सुमन उन तीनों का टिफिन लेकर आती है और उन्हें देते हुए कहती है, भाभी, मुझे लग ही रहा था कि आप लेट हो जाओगी, इसीलिए मैंने आप तीनों का टिफिन पहले ही पैक कर दिया। इसे लेकर जाइए। अब तीनों बहुएं टिफिन लेकर अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने काम पर निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद रेवती अपने पति से कहती है, देख रहे हैं जी, मेरी गांव की बहुएं तो अपनी घर की जॉब बखूबी निभा रही हैं और मेरे शहर की बहुओं से घर की जॉब तो हुई नहीं। अब देखते हैं कि वे अपनी बाहर की जॉब कितनी अच्छी तरह कर पाती हैं। हाँ रेवती, बात तो सही है। लेट उठने की वजह से वो लोग आज बहुत लेट हो गई हैं। अब तो उन्हें ऑफिस से भी डांट पड़ेगी। उधर अंकिता अपने ऑफिस पहुंचती है तो बैंक का मैनेजर उसे डांटते हुए कहता है, अंकिता, एक हफ्ते की छुट्टी लेने के बाद भी तुम समय पर ऑफिस नहीं आ रही हो। अरे घड़ी देखी है तुमने, पूरे 11 बज चुके हैं। ये कोई ऑफिस है मैं आने का समय? सॉरी सर, मैं कल से समय पर आ जाऊंगी। तो वहीं सोनाली भी जब अपने स्कूल लेट पहुंचती है तो प्रिंसिपल उसे डांटते हुए कहते हैं, सोनाली, तुमने टाइम देखा है? अगर तुम इतनी लेट स्कूल आओगी तो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाओगी? सॉरी सर, मैं कल से समय पर आ जाऊंगी।
तो वहीं सेजल जब पोस्ट ऑफिस पहुंचती है तो उसका बॉस उसे डांटते हुए कहता है, अरे ये क्या सोनाली, तुम्हें पता है ना कि पोस्ट ऑफिस का काम समय पर होना जरूरी है। तुम इतनी लेट आई हो, देखो अब कितनी लंबी लाइन लग गई है कस्टमर की। जाओ और जल्दी जाकर हैंडल करो। सॉरी सर, मैं कल से समय पर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सोनाली भी अपनी काउंटर संभालती है। शाम को तीनों अपने ऑफिस से घर आती हैं, तब रेवती उनसे कहती है, आ गई तुम तीनों। कैसा रहा तुम्हारा शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन? क्या बताएं माँ जी, आज तो हम तीनों ही लेट हो गए थे और हमें अपने अपने ऑफिस में बहुत डांट पड़ी। माँ जी, कल से हमें समय पर उठना पड़ेगा ताकि हम ऑफिस समय पर जाएं। चलो, तुम लोगों को ये तो समझ में आया कि समय पर उठना चाहिए। अब जाओ, हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर आराम कर लो, और हाँ, उसके बाद अपनी दोनों देवरानियों की काम में मदद करना मत भूलना। अब तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाती हैं, तब विशाल अंकिता से कहता है, अरे अंकिता, आ गई तुम ऑफिस से? अंकिता, मेरी व्हाइट शर्ट नहीं मिल रही है, मेरे ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस करने हैं। आज भी सुबह तुम देर तक सो रही थी, मैंने खुद से ऑफिस जाने की तैयारी की है, मुझे कितनी परेशानी हुई। अंकिता, कल से मेरा ऑफिस जाने का समय, सामान सब तैयार करके रख देना। विशाल, मेरा भी तो सुबह का ऑफिस है और मुझे भी ऑफिस जाना होता है। मैं तो आज खुद ही लेट हो गई थी, मुझे इतनी डांट पड़ी। हाँ, तो इसमें गलती भी तो तुम्हारी है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो वहीं दूसरे कमरे में आकाश सोनाली से कहता है, सोनाली, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे भट्टे और आलू की सब्जी पसंद नहीं है? तुम्हें पता है ना कि सुबह भट्टे और आलू की सब्जी बनी थी। आकाश, मुझे पता है, लेकिन सुबह शिवानी और सुमन ने खाना बना लिया था ना। सोनाली, तुम सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए दूसरी सब्जी बना सकती थी, लेकिन तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तब ना। तो वहीं तीसरे कमरे में नीलेश सेजल से कहता है, सेजल, मैंने अपनी ब्लैक कलर की फाइल तुम्हें रखने के लिए दी थी, तुमने उसे कहाँ रख दिया है? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। नीलेश, रात को मैंने उसे संभाल कर अपने बैग में रख दिया था, वो फाइल मेरे साथ ही ऑफिस चली गई। सेजल, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है मेरी वो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी जिसे आज मुझे ऑफिस लेकर जाना था, जिसकी वजह से मेरी एक डील कैंसिल हो गई। नीलेश, मैं लेट हो गई थी, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। सेजल, अगर लेट उठने की वजह से प्रॉब्लम होती है तो प्लीज जल्दी उठना सीखो। वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें ज्यादा जिम्मेदार हो जाना चाहिए। इन तीनों के कमरों से झगड़े की आवाज बाहर तक आ रही थी। रेवती ये सब सुनकर अपने पति से कहती है, सुन रहे हैं जी, इन लोगों के लेट उठने की वजह से इन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। ये ना ही घर अच्छी तरह संभाल पा रही है और ना ही ऑफिस। हाँ रेवती, लेकिन शायद ये धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगी। अगली सुबह वो तीनों फिर से देर से उठती हैं और ऑफिस के लिए लेट हो जाती हैं। फिर जल्दी जल्दी से ऑफिस के लिए निकलती हैं। इधर शिवानी और सुमन घर का सारा काम खत्म करने के बाद एक दूसरे से बातें करते हुए कहती हैं, सुमन, हमें अपने ससुराल आए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अब तो हम अपने ससुराल में अच्छी तरह घुल मिल गए हैं, तो क्यों ना हम अपना पुराना काम सिलाई करना शुरू करें। हाँ दीदी, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। चलिए आज बाजार से जाकर कुछ कपड़े ले आते हैं और उनसे कुछ अच्छे ड्रेस सिलते हैं। अब शिवानी और सुमन अपनी सास के पास आती हैं और कहती हैं, माँ जी, हम अपने मायके में कपड़े डिजाइन करके बेचा करते थे, साथ ही लड्डू गोपाल के छोटे छोटे कपड़े भी बनाया करते थे। शिवानी, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ जी, हम अपना काम फिर से शुरू करना चाहते हैं। हम सोच रहे थे कि आज हम बाजार चले जाते हैं और वहाँ से कुछ कपड़े, सुई धागा और सिलाई कढ़ाई की बाकी चीजें खरीद कर ले आते हैं। हाँ हाँ बहू, तुम दोनों जरूर जाओ, लेकिन ठंड का मौसम है, जल्दी ही घर आ जाना। अब शिवानी और सुमन बाजार जाते हैं और कुछ कपड़े, सुई धागा और कढ़ाई बुनाई का सामान भी खरीदते हैं और शाम तक वो लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन अपना काम खत्म करके शिवानी कपड़ों को काट कर उनका एक सुंदर सा ड्रेस बनाती है, तो वहीं सुमन लड्डू गोपाल के छोटे छोटे कपड़े बनाती है। तभी मोहल्ले की आशा वहां आती है और उन्हें इस तरह से काम करते हुए देखकर कहती है, अरे वाह शिवानी भाभी, तुमने तो ये बड़ा ही सुंदर ड्रेस बनाया है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो इस ड्रेस को मैं खरीदना चाहती हूँ, बताओ कितने में दोगी? नहीं नहीं आशा बहन, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है, हमने तो इसे बेचने के लिए ही बनाया है। और हाँ, हम तो बहुत अच्छी सिलाई भी करते हैं, अगर आसपास किसी को कपड़ा सिलवाना हो तो हमारे पास भेज देना। हाँ हाँ शिवानी भाभी, जरूर भेजूंगी। और ये लड्डू गोपाल के कपड़े तो आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। सुमन भाभी, मुझे भी ये चाहिए। अब सुमन आशा को ड्रेस और लड्डू गोपाल के कपड़े दे देती है। आशा उन दोनों कपड़ों के उन्हें पैसे पे करती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। आज दोपहर में शिवानी सिलाई कर रही थी और सुमन लड्डू गोपाल के कपड़े बना रही थी। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उनके पास आती हैं और कहती हैं, शिवानी भाभी, आशा ने हमें बताया था कि आप लोग बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं, तो हम सभी अपने कपड़े आपके पास सिलवाने आए हैं और इन लोगों को तो लड्डू गोपाल के कपड़े चाहिए। ये देखकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। वो सिलाई के कपड़े ले लेती है और लड्डू गोपाल के कपड़े बेच देती है। वो सभी औरतें खुश होकर चली जाती हैं। इसी तरह शिवानी और सुमन का व्यापार भी चल पड़ता है और वो लोग भी अच्छा खासा पैसा कमा रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शाम को अंकिता, सोनाली और सेजल तीनों बहुत उदास होकर घर आती हैं। तब रेवती उनसे कहती है,
क्या हुआ अंकिता, तुम तीनों बहनें इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? माँ जी, लेट उठने की वजह से मैं रोज ही ऑफिस में लेट हो जाया करती थी और मेरा काम अच्छी तरह नहीं हो पाता था, इसीलिए आज मुझे मैनेजर ने बैंक से निकाल दिया है। माँ जी, यही दिक्कत मेरे साथ भी रही। लेट होने की वजह से मैं अपने स्टूडेंट पर अच्छी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैं उनका सिलेबस पूरा नहीं करवा पाई और प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। और माँ जी, मेरे लेट पहुंचने की वजह से पोस्ट ऑफिस में बहुत लंबी लाइन लग जाती थी, जिससे बॉस को हैंडल करना पड़ता था। बस इसी बात से परेशान होकर बॉस ने मुझे पोस्ट ऑफिस से निकाल दिया। अंकिता, सोनाली और सेजल, जब से तुम लोग शादी होकर आई हो तब से मैं तुम तीनों को देख रही हूँ कि तुम तीनों घर का कोई काम अच्छी तरह नहीं करती हो, ना अपने पतियों का ख्याल रखती हो, ना ही ऑफिस का कोई काम अच्छी तरह करती हो। इसीलिए तुम तीनों को ऑफिस से भी निकाल दिया गया। माँ जी, आप सही कहती हैं, हमें अपनी गलती का एहसास है। काश हम ये सब कुछ बदल पाते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सेजल। वो कहावत तुमने सुनी है ना कि जब जागो तब सवेरा। शिवानी और सुमन से कुछ सीखो। वो गांव की जरूर है, लेकिन उन लोगों ने अपने घर और काम को भी अच्छी तरह संभाला है। माँ जी, आप सही कहती हैं, हम भी कल से जल्दी उठेंगे और अपनी देवरानियों की तरह हम भी घर संभालेंगे और जिम्मेदार बनेंगे, तभी हमें जीवन में सफलता मिल पाएगी। रेवती अपनी तीनों बहुओं की बातें सुनकर बहुत खुश होती है, तो वहीं शिवानी और सुमन भी अपनी जेठानियों की बातें सुनकर खुश होती हैं। तभी शिवानी कहती है, दीदी आप चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो आपकी जॉब आपको वापस मिल जाएगी। अब शिवानी और सुमन सभी लोगों का खाना लगा देती हैं। सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन शिवानी और सुमन उठकर रसोई में काम करने के लिए जाती हैं। तभी रेवती देखती है कि उसकी तीनों बहुएं अंकिता, सेजल और सोनाली भी उठ गई हैं। अंकिता रसोई में जाकर शिवानी से कहती है, शिवानी, अभी तक तुम दोनों ही रसोई का काम संभालते आई हो, आज तुम दोनों आराम करो और घर का काम हम तीनों बहनें करेंगी। ये सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, दीदी अगर आपका मन है कि आप तीनों घर का काम संभालेंगे तो हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप काम देख लो, हम तब तक सिलाई कर लेते हैं और अगर किसी भी तरह से हमारी जरूरत पड़े तो हमें आवाज देना मत भूलना। शिवानी ऐसा कहकर सुमन के साथ सिलाई करने के लिए मशीन के पास चली जाती है। तो वहीं अंकिता, सोनाली और सेजल मिलकर रसोई में खाना बनाती हैं। फिर वो सभी के लिए खाना लगाती हैं और सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए विशाल कहता है, माँ, आज तो आपकी तीनों बड़ी बहुओं ने भी खाना बहुत अच्छा बनाया है और मेरे सारे काम भी समय पर हो गए हैं। हाँ भैया, आप सही कहते हो। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अंकिता, सोनाली और सेजल न सिर्फ समय पर उठ रही थी बल्कि घर को अच्छी तरह से संभाल रही थी। सभी को भरोसा हो गया था कि ये तीनों पूरी तरह सुधर गई हैं। तब रेवती अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप तो देख रहे हैं कि मेरी तीनों बहुएं पूरी तरह बदल गई हैं। आपके भाई तो इतने बड़े अफसर हैं, उनकी तो नेताओं से भी पहचान है। उन्हें कहकर इन लोगों को फिर से जॉब ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है रेवती, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अभिजीत अपने भाई से कहकर अपनी तीनों बहुओं को वापस जॉब में लगवा देता है। अब रेवती की तीनों बहुएं जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं। उसकी गांव की दोनों बहुएं सिलाई कढ़ाई भी करती हैं और साथ में घर का काम भी करती हैं। कुछ दिनों के बाद रेवती की तीनों बड़ी बहुओं ने मिलकर अपने पैसे लगाकर दोनों छोटी बहुओं का एक शानदार बुटीक खुलवा दिया। इस तरह वो लोग साथ मिलजुल कर रहने लगे और सुखपूर्वक जीवन गुजारने लगे।